हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन भी जो है आपकी अच्छी चल रही होगी। तो अब आज देखो, आज जो है 9 मई हो गया है। तो अब से आपके एग्ज़ाम में समझो कि मतलब 1 महीने का भी टाइम अब नहीं बचा हुआ, ठीक है? अब जो एक काउंटडाउन होता है ना, उल्टी गिनती शुरू होना, अब आपके लिए बिल्कुल समझ लो कि शुरू हो गई है। तो अब ये मान के चलो कि आपके पास ना जो डू और डाई वाली सिचुएशन होती ना, अब वो शुरू हो चुकी है। या तो मतलब आप अगर अगर आपको करना है तो ठीक है, पूरा मन लगा के ना इसमें 8 8 10 10 12 12 घंटे आप पढ़ाई करो, ठीक है। और नहीं करना है तो फिर छोड़ दो, फिर कोई मतलब नहीं कि आप मतलब बेमन से घंटे 2 घंटे पढ़ ले रहे हो, कर कर ले रहे हो। तो ऐसे देखो, हम नहीं होने वाला है। अगर आपको करना है तो कर ले जाओ, नहीं करना है छोड़ दो, फिर कोई मतलब नहीं आपको टाइम वेस्ट करने का, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब देखो अगर आप यही 1 महीने अगर सही से अपने आप को दे लो ना, तो आपकी पूरी लाइफ समझो कि बदल जाएगी। नहीं, अगर आपको मतलब ऐसे जैसे सब कुछ चल रहा है, जैसे आपके घर वालों ने स्ट्रगल किया, अगर ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पे आपके पापा मम्मी को आप देखते होगे मतलब कितना स्ट्रगल करते हैं कुछ 100 200 रुपये कमाने के लिए, ठीक है। पूरा दिन दिन भर कहाँ घूमते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फेरी लगाते हैं, कुछ ऐसे मतलब देखो, मुझे इतना पता है क्योंकि मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूँ। मैंने देखा है, मैंने खुद अपने फादर को भी जो है वो देखा है कि वो कैसे स्ट्रगल करते हुए। तो मैं वो आप लोगों को बता कर सकता हूँ, को रिलेट कर सकता हूँ कि आप भी मतलब कोई इसमें देखो, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होंगे कोई बहुत ज़्यादा अपर बैकग्राउंड या फिर बहुत हाई क्लास से नहीं बिलोंग करते हैं, ठीक है। मैं इतना जहाँ तक मतलब मेरा मानना है कि 90% ऐसे मतलब स्टूडेंट होंगे जो लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए आपको देखो, अगर आप नहीं, एक आप ही हो जो अपने परिवार की ना जो दशा दिशा बदल सकते हो। और आपके पास और कोई ऐसा भी नहीं कि हाँ आप मतलब पॉलिटिशियंस के बेटे हो, ठीक है, आप मतलब या फिर आप आईएएस पीसीएस के बेटे हो तो आपको मतलब वो कहीं ना कहीं आप पॉलिटिक्स में सेटल हो जाओगे या फिर आप कोई बिजनेस बड़ा कर लोगे। तो ऐसा भी नहीं देखो कि आपको मतलब करोड़ 2 करोड़ रुपए घर से मिल जाएगा कि आप बहुत बड़ा बिजनेस अपना खड़ा कर लो, एम्पायर खड़ा कर लो। ऐसा भी नहीं होगा। तो आपके पास पढ़ाई ही एक ऐसा ऑप्शन है जो आपकी पूरी घर की, आपकी आने वाले, आपके भविष्य की, जो आने वाले आपकी जो पीढ़ी है ना, उन सबको बदल सकता है। तो इसलिए यार, इतना सब कुछ सोच के ना अगर आपके अंदर आग नहीं लग रही है ना, तो फिर समझो कोई मतलब नहीं आपके पढ़ाई लिखाई करने का। वो फिर आप फिर यार कैसे मतलब आप समझ लो, अगर आपके बेटे हो, आप देख रहे हो आपके मतलब घर वाले, आपके मम्मी पापा इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ कुछ चीज़ों के लिए। तो अगर आप नहीं वो उसको उस जो अभी कंडीशन है आप नहीं बदलोगे, फिर तो कौन बदलने उसको आएगा? कोई तो आपकी हेल्प कर नहीं देगा आगे चल के, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ है ना, सब कुछ आपके लिए आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन ना आपके माँ बाप होना चाहिए, ना कि आप कोई और किसी सेलिब्रिटी को बनाओ, किसी पॉलिटिशियन को बनाओ या फिर किसी बहुत बड़े क्रिकेटर को बनाओ, ठीक है। ये सब बकवास चीज़ें होती हैं। सब कोई मोटिवेशन ये सब जो रहता है ना, सिर्फ घंटे 2 घंटे या फिर 1 2 दिन के लिए रहता है। अगर आपको कोई किसी को अपना मोटिवेशन अपने लाइफ में किसी को हीरो बनाना ही है, तो आप अपने माँ बाप के बनाओ। उसके अलावा कोई आपके लाइफ में आपका साथ नहीं देने वाला है, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो ना कि हाँ मतलब मैं जैसे जो भी चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो आप उसको बना रहे हो, भाई वो कोई मतलब नहीं उसका ना हो। और अगर आप अपने घर वालों जो अपने माँ बाप को बनाओगे ना, तो आप शायद वो आपका जो मोटिवेशन है परमानेंट रहेगा, वो हमेशा के लिए रहेगा, सिर्फ 2 4 मिनट या फिर 1 2 दिन के लिए नहीं रहेगा वो, ठीक है। तो इसलिए देखो, बाकी मेहनत दिन रात करो, क्योंकि आपके पास अब समय बिल्कुल नहीं है। और ना कोई एक्सक्यूज़ देने का आपके पास टाइम है कि ये होता है, ये कर लेता है, ऐसा होता है, वैसे। सब देखो, फालतू जिनको नहीं करना होता ना, उनके पास हज़ार बहाने होते हैं चीज़ों को नहीं करने का। जिनको करना होता है ना, किसी से कोई बहाने करते ना कुछ करते हो, चीज़ों को क्या करते हो, कर कर ले जाते हैं। अब देखो, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, मतलब जितना भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, शायद अगर आप इतना इसका आधा भी कर लो ना, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाए, मैं बोल रहा हूँ। इवन सोचो, मैं 5 बजे उठता हूँ, 5:30 से 5:30 के बीच में अपना मैं काम करता हूँ, उसके मतलब जो भी मैं डेली कुछ भी रूटीन होता है। उसके बाद फिर 5:30 से फिर समझो 6 के बीच जो है, 6:30 तक एक लेक्चर मैं आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ। उसके बाद देन आफ्टर मैं मतलब मुझे अभी मेरी इंटर्नशिप शुरू हो चुकी है, तो मैं उसके लिए मुझे 8 बजे ही कॉलेज रिपोर्ट करना होता है। तो सब सोचो, खुद के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना, सब कुछ खाना पीना, उसके बाद देन आफ्टर कॉलेज जाना। फिर अभी हमें आईसीयू में पोस्टिंग लग रही है, 8 घंटे वहाँ पे समझो कॉन्टिन्यूसली खड़ा होना पड़ता है। बट स्टिल वहाँ पे भी मैं सोचता हूँ कि थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए कुछ तो जो भी होता है, चाहे ऐप पे कुछ क्वेश्चंस भेज दूँ, चाहे यहाँ पे टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब के लिए कुछ भी मतलब प्लान भी करता रहता हूँ वहाँ बैठ के। सिर्फ ये नहीं मतलब वहाँ जाके मैं कि मैं कुछ और मैं करूँ। इवन मैं वहाँ से कई बार लीव लेके भी आया हूँ कि मुझे, जैसे आपका जो एग्ज़ाम होता है इसका, जो टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज के लिए मतलब क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं है। इस टाइम पे सोचो, मैं वहाँ से 4 बजे आता हूँ, 4 बजे के बाद आपके लिए एक पेपर बनाता हूँ, फिर पेपर का पूरा सोल्यूशन बनाना पड़ता है, फिर देन आफ्टर सोल्यूशन को ऐप पे अपलोड करना पड़ता है। ये सब करते कराते मतलब बाकी और चीज़ें जो भी है, रात के 12 1 बज जा, तब कहीं जाके जो है सोने को मिलता है, ठीक है। तो
इतना मतलब इवन सोचो इसी बीच में मतलब मुझे खुद का भी अपना जो भी मतलब अब मेरा फाइनल ईयर चल रहा है तो मुझे खुद के लिए भी थोड़ी प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है, तो आगे चल के तो मुझे वो भी देखना करना होता है। बट अभी स्टिल मैं उस चीज़ को अवॉइड करता हूँ कि मतलब ठीक है अभी जो भी समय बचा है कुछ अगर आपके लिए मैंने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसको पहले पूरा कर लेता हूँ जो पहली प्रायोरिटी है, ठीक है, बाकी मैं आगे चल के फिर पढ़ाई को उतना कवर कर लूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ अभी अगर नहीं जागे हो ना, जग जाओ और लग जाओ पढ़ाई में, ठीक है। तो आज हम लोग जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं फिजिक्स की करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके एग्ज़ाम में भी आने की जो है काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शोम उपाध्याय, बीएससी नर्सिंग, फाइनल ईयर फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें है कि द नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पैरेलल मिरर, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी प्रतिबिंब की संख्या है, ठीक है। इसमें कोई एक मिरर यहाँ पे हो गया, एक मिरर, ठीक है, आपका ए हो गया, ठीक है। इनके बीच अगर कोई मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो है आपको कितनी इमेज जो है दिखाई पड़ेंगी। तो ऑप्शंस में आपके हैं दो, एक, इनफाइनाइट एंड कैन बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो देखो व्हेन टू पैरेलल मिरर, जब दो ऐसे मतलब पैरेलल अगर मिरर होते हैं, प्लेस किए जाते हैं ईच एक दूसरे के सामने और लाइट उन पर रिफ्लेक्ट करती है, तो ना जैसे एक बार यहाँ से इस पे में लाइट रिफ्लेक्ट ऐसे 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 मतलब ना क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा एक दूसरे के ऊपर, है ना, यहाँ से इस वाले मिरर से उस वाले मिरर पे, उस वाले मिरर से इस वाले मिरर पे। तो पता है कम से कम तो क्या होगा, ड्यू टू रिफ्लेक्शन काउंटलेस इमेज आर फॉर्म, मतलब कि मतलब ये समझो कि इनफाइनाइट इमेज जो है बनेगी, उसमें कोई लिमिट नहीं रहेगी इमेजेस की, ठीक है। तो जो मतलब जो पहला ऑप्शन क्या है इसमें बोल रहा है कि टू मतलब इमेज जो है इसमें फॉर्म होगी। तो देखो टू ओनली इमेज फॉर्म आर व्हेन मिरर्स आर सर्टेन एंगल नॉट पैरेलल, मतलब जब कुछ एंगल पर अगर रखे हो तो बनता है दो इमेज, नहीं तो फिर क्या बनता है, वो इनफाइनाइट जो है वो यहाँ पे बनते हैं जो भी इमेज होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, फर्स्ट का जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा, इनफाइनाइट। एक मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने नोट रखना है इस चीज़ को, नंबर ऑफ इमेजेस इन पैरेलल मिरर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नंबर ऑफ इमेजेस इन पैरेलल मिरर इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, अगर ऐसे हो तो कितना इनफाइनाइट जो है वो इमेज बनते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने जो फ्लोरेंस एकेडमी का फुल सिलेबस का टेस्ट सीरीज नहीं बाई किया तो जाके इसे बाई कर लो, क्योंकि अभी अगर आपको अगर अपनी एक्चुअल रैंक पता करनी हो कि आप कितनी तैयारी कितनी आपको हुई है, अपने आपको खुद को एनालाइज करना हो ना, तो आई थिंक आपके लिए सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज होने वाली है। जिस हिसाब से यूपी सीनियर का सिलेबस का, जिस हिसाब से मतलब यूपी सीनियर का जो सिलेबस है और पैटर्न है, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे सेम इसे टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। और अभी तो फिलहाल डेली हर एक रोज़ एक फुल सिलेबस का टेस्ट हो रहा है, तो जाके इसे आप दो, ठीक है, इसे ज्वाइन करो। और उसमें आज जो है आप जाके फुल सिलेबस का टेस्ट सीरीज जो है आप इसको बाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें रोज़ अभी टेस्ट हो रहे हैं फ़िलहाल। और आपको जो पहले के 18 टेस्ट हो चुके हैं, मतलब जो अभी तो 18 कंप्लीट नहीं हुए, बट जो भी मतलब 15 टेस्ट पहले के हो चुके हैं वो भी आपको उसमें आप मिल जाएंगे, आप उसको भी दे सकते हो। तो आपको एक अपनी एक्चुअल रैंक पता चलेगी, आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल पता चलेगा, और ये भी पता चलेगा कि आपको अभी कितना और इम्प्रूवमेंट करना है, और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो जहाँ पे मतलब आपको दिक्कत हो रहा है, और किस जो जिनकी थियरी आपको अभी फिलहाल इस टाइम पे पढ़नी है, क्योंकि इस टाइम पे देखो आपके पास पूरा सिलेबस कवर करने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो आप इस जो है सिर्फ इस टाइम पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और फुल मॉक टेस्ट दो, जहाँ से क्वेश्चन आपको गलत हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं की थियरी पढ़ो। तो आई थिंक आप जो है वो अच्छा स्कोर करोगे अपने एग्जाम में और बेहतर करोगे। और इसके साथ आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है फार्मूला शीट प्रोवाइड की जा रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी आप इसको जो है जाके, अगर आपके पास अभी नहीं है तो जाके आप हमें ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है, जाके प्ले स्टोर पे फ्लोरेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको फार्मूला शीट जो है प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो अगर आप इसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो, फिर या तो आप जो है नंबर आपको यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर है आपको, ये मैं नंबर आपको एक बार बता देता हूँ, 8115529251 पे आप जाके सिंपली जो है मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी कैसे आपको जो है वो ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज। नहीं तो आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाओ, हमारे ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर पर जाके, ठीक है, किस पे,
प्ले स्टोर पर जाओ, वहाँ पे जाके फ्लोरेंस एकेडमी सर्च करो, वहाँ पे ऐप है, वहाँ पे आपको जो है वो टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, फार्मूला शीट भी आपको जो है वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। जैसे आप जाके आज ही ज्वाइन कर लो और अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पे ले जाओ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि एन इलेक्ट्रिक मिरर, सॉरी एन इलेक्ट्रिक मोटर फाइंड्स 200 टर्न। एक इलेक्ट्रिक मतलब मोटर है, उसमें आपने देखा बाइंडिंग होती है ना, तो उसमें क्या है 200 टर्न की जो है वो बाइंडिंग की है। थिन कॉपर वायर एंड यूनिफॉर्म रॉड ऑन ए डायमीटर 10 सेंटीमीटर इन 2 सेकंड, ठीक है। 10 सेंटीमीटर का वो जो है रॉड का डायमीटर है 2 सेकंड में। देन द लेंथ ऑफ द वायर दैट इज कैप वुंड ओवर द रॉड इन 1 सेकंड। एक विद्युत मोटर जो है 10 सेंटीमीटर व्यास के एक समान छड़ पर 2 सेकंड में पतले लंबे तार के 200 फेरे लपेटती है, तो 1 सेकंड में छड़ पर लपेटे गए तार की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा तार की लंबाई पूछा है, तो डायमीटर कितना दिया है, सबसे पहले तो जो जो चीज़ें आपको दी हैं उसको लिखते जाओ। डायमीटर आपको दिया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। सरकमफ्रेंस रॉड की कितनी है, ए सॉरी सरकमफ्रेंस जो इसका फार्मूला होता है कितना होता है पाई डी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो हो जाएगा सरकमफ्रेंस आपको कितना आ जाएगा 10 पाई किसमें सेंटीमीटर में। तो देखो जो 200 टर्न है इन 2 सेकंड, ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा 100 टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ है, अगर लेंथ पूछता है, लेंथ है इन 1 सेकंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ का फार्मूला कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 इंटू 10 पाई, तो मतलब कितना हो जाएगा 1000 पाई सेंटीमीटर, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट सेंटीमीटर में है ना, देखो अब यहाँ पे जो है वो अब उसके इसको आपको किस में कर लो, मीटर में कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पे 10 पाई किस में आ जाएगा, मीटर में आएगा ना, 10 मीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पे 10 पाई, जो आपका बी ऑप्शन जो आपका ये सही होगा यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इज, प्रयोगशाला थर्मामीटर की जो परास कितनी होती है 10 डिग्री सेल्सियस, -10, -10 डिग्री सेल्सियस एंड कितना 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा इसका, तो देखो जो मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा बी होगा, ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस टू -110 डिग्री सेल्सियस। तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं डिज़ाइन होते हैं मीज़र टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग एंड एबव बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कोई हमारे बॉडी का टेम्परेचर नहीं, उनको मतलब 98.6 या फिर 98 या फिर 99 या फिर 95 डिग्री सेल्सियस उनको मतलब वो सॉरी डिग्री फ़ारेनहाइट उनको जो है वो मतलब मीज़र करना है, ठीक है। तो उनको हम क्या होता है कि मतलब जो बहुत बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर भी मतलब मेज़र करना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो भी नहीं मेज़र करना होता, तो उसके लिए वो एडजस्टेबल होते हैं। तो कितना उनका रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। माइनस नहीं है ये, कितना है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, रेंज होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला कि लाइट रे इज ए इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर प्लेस इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, ठीक है। एक प्रकाश किरण जो है 36 तल में रखे समतल दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तित और अभिलंब के बीच कोण जो है वो कितना होगा। तो देखो इसमें आपको दिया क्या है कि इंसिडेंट रे जो है मेक एंगल कितना बनाना है 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, एंड सिंस क्या हो जाएगा वर्टिकल इज इक्वल टू नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मतलब बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो कितना हो जाएगा आपका ये भी कितना 30 डिग्री हो जाएगा। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे बी होगा 30 डिग्री। तो देखो आपकी जो यूपी सी नेट का एग्जाम होता है ना उसमें से ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा आपसे मतलब हार्ड एंड टफ क्वेश्चंस नहीं एग्जाम में आते हैं, जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं ना
वो काफ़ी ईज़ी होते हैं और आसानी से जो आपसे वो ईज़िली हो जाएँगे, उसके लिए आपको मतलब ज़्यादा वो नहीं दिमाग उसमें लगाना करना पड़ता है। तो इसमें मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मतलब सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप जो फार्मूले मेन है आप उसको पढ़ लो, उतने से जो आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इसमें बोल रहा है कि द पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई, जो साउंड की पिच होती है वो डिटरमाइंड होती है वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, मतलब आवर्तकाल। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे, इसका होगा यहाँ पे बी होगा, फ्रिक्वेंसी। तो पिच टेल्स क्या करता है, साउंड इज श्रिल है या फिर ग्रेव है, तो हाई फ्रिक्वेंसी मीन्स हाई पिच। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा मतलब हाई फ्रिक्वेंसी मीन्स हाई पिच की आवाज़, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे देख लो, फ्रिक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/T, ठीक है। फ्रिक्वेंसी का जो है फार्मूला भी यहाँ पे आप इसको जान लो। तो वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी डज नॉट डिटरमाइन बाय पिच फ्रीक्वेंसी, ये करेक्ट ऑप्शन है। एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस लाउडनेस, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, कितना कोई आवाज़ तेज है, जैसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड का है, कोई वो है कोई मतलब एम्पलीफायर, ये सब एम्पलीफायर आपने सुना होगा, मतलब जो जैसे जो डीजे होता है या फिर जो अभी कोई घर में शादी फंक्शन होता है तो घर में एक साउंड सिस्टम आता है, तो उसमें एक देखते हो एक बॉक्स जैसा होता है जो मशीन होती है जिससे साउंड जो है स्पीकर्स कनेक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब यही होता है कि उसको लाउडनेस को कंट्रोल करता है, कितना तेज़ बजना है कितना धीमे बजना है, ठीक है, यही सब, इसलिए उसे क्या बोलते हैं एम्पलीफायर, मतलब कि लाउडनेस, नॉट पिच। टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड क्या होता है, इनवर्स टाइम पीरियड इनवर्सली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी या पिच डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी। तो अगर देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो देखो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन, इनवर्स का है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी टाइम पीरियड घट जाएगा, टाइम पीरियड घटेगा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, बट ये फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको याद रखना, क्या पता इससे कोई फार्मूला पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पाँचवा क्या होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, जो विद्युत घंटी होती है किस सिद्धांत पे काम करती है, हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, चुंबकीय प्रभाव के कारण, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसमें अंदर होता है। देन व्हेन करंट, जब से करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट अट्रैक्ट द हैमर, तो हैमर को वो अट्रैक्ट करता है और क्या फिर वो होता है वो घंटी बजना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगला है विच इज़ यूज, व्हाट इज़ द नहीं व्हाट इज़ यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ कार, कार की गति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो देखो जो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर का यूज किया जाता है टोटल डिस्टेंस मापने के लिए, ठीक है। स्पीडोमीटर फिलहाल इसका करेक्ट ऑप्शन है, स्पीडोमीटर से नापते हैं किसी कार की स्पीड। एंड एमीटर जो होता है, एमीटर का यूज क्या किसके लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। एंड गैल्वेनोमीटर का डिटेक्ट स्मॉल करंट, बहुत अगर छोटा करंट नापना हो तो उसके लिए क्या करते हैं हम, एक गैल्वेनोमीटर का जो है वो यूज किया जाता है। अगला है व्हाट इज़ द, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशन मोशन। नीचे आपको कुछ मोशंस दिए गए हैं, बताना कौन सा वन डायमेंशनल मोशन है। तो लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मोशन ऑफ ए व्हील एंड ट्रेन ऑन ए क्या स्ट्रेट ट्रैक। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका जो है क्या होगा, वन डायमेंशनल मोशन अकर्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी जो भी मोशन सीधी रेखा में होता है उसे क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। तो क्या होगा सही ऑप्शन जो मोस्ट एक्यूरेट होगा वो ट्रेन होगा, ठीक है। आपने देखा कि जो मतलब जहाज भी मतलब वो मुड़ सकती है इधर उधर वो, लेकिन बट जो ट्रेन होती है सीधी चलती है ना, सीधा एकदम एक जो पटरी होता है, पटरी पे क्या होती है ट्रेन चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी इज इन, अधिकतम जो है वो मैक्सिमम इलास्टिसिटी जो है इज एन, अधिकतम जो प्रत्यास्थता पाई जाती है रबर, स्टील, सिल्वर, ग्लास। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया आपके एग्जाम में इस सीनेट के। तो किस में होता है, स्टील में होता है, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है इफ़ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स इज इंक्रीज 4 टाइम्स, अगर जो यूनिट है लेंथ और किसकी फोर्स की 4 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो देन द यूनिट ऑफ एनर्जी, यदि लंबाई और बल की इकाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो ऊर्जा क्या होगी। तो देखो जो एनर्जी का फार्मूला होता है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है।
तो अगर यूनिट ऑफ फोर्स यूनिट ऑफ लेंथ अगर सब चार चार गुना बढ़ जाए तो एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 × 4 मतलब 16 गुना जो है वो बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका जो है सी ऑप्शन जो आपका वो सही होगा। ठीक है, तो देखो ऐसे ही मतलब देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मतलब ज़्यादा अपना हार्ड एंड टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मत करो। ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में जो है वो पूछे जाएंगे, ज़्यादा मतलब टफ भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करते हो किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इफ़ टू बल्ब कितने के हैं, 200 वाट के हैं, 100 वाट के हैं, कनेक्टेड इन सीरीज इन क्या है, विच इज़ ब्राइटर है। तो ये देखो आपके यूपी सीनेट के एग्ज़ाम में जो है ना एक क्वेश्चन आ चुका है 2023 में या 24 में। ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन था, आपको बताना था कौन सा जो है ज़्यादा ब्राइटर जो है वो जलेगा। तो फॉर द सेम वोल्टेज, ठीक है, क्या है, सेम अगर वोल्टेज के हों तो उसके लिए फार्मूला होता है आर इक्वल टू होता है V²/P। तो लोअर पावर बल्ब हैज़ क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, जितना पावर जिसका लो होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ज़्यादा हाई होगा। तो देयरफॉर जो 100 वाट का बल्ब है हैज़ मोर रेजिस्टेंस। जो 100 वाट का बल्ब है इसका क्या है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, इसका क्या है, रेजिस्टेंस जो है इसका ज़्यादा है ना। तो इन ए सीरीज़ है, इन ए सीरीज सेम करंट अगर फ्लो करता है बोथ में तो उसके लिए फार्मूला होता है P = I²। आर जो है इसका फार्मूला होता है। हाई रेजिस्टेंस बल्ब क्या होता है, डिस्पेट्स है मोर पावर। जितना उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा पावर होगा। तो जितना ज़्यादा पावर होगा तो उतना ज़्यादा क्या होगा उसमें ग्लो आएगा, तो उतना ज़्यादा क्या होगा, ब्राइटर होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए होगा। 100 वाट का बल्ब जो है वो ज़्यादा मतलब वो तेज़ जो है वो जलेगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका 11 का जो है फर्स्ट ऑप्शन जो सही है। ऐसे जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में बहुत इजी होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस की आप जो है प्रैक्टिस करते रहो एग्जाम में। अगला है इफ़ वाइब्रेशन है, बॉडी प्रोड्यूसेस 20 वाइब्रेशंस। ठीक है, 20 वाइब्रेशंस में कितना 10 सेकंड में इट्स फ्रिक्वेंसी इज, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है क्या होगी। यदि कोई पिंड 10 सेकंड में 20 कंपन जो है वो करता है तो आवृत्ति क्या होगी। तो देखो इसके लिए फार्मूला होता है फ्रिक्वेंसी F = होता है N/T। ठीक है, तो कितना वाइब्रेशंस हैं 20, टाइम कितना है 10, फिर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2 हर्ट्ज जो है फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अगला है क्वेश्चन, अगला है इफ़ वेव वेलोसिटी इज़ ए 220 मीटर्स डिस्टेंस इन 2 सेकंड। ठीक है, ये तरंग का जो वेग है 220 मीटर पर सेकंड है, तो 2 सेकंड में दूरी कितनी होगी। तो देखो जो फॉर्मूला होता है S = क्या होता है, VT होता है। तो वेलोसिटी कितनी है आपकी यहाँ पे, वेलोसिटी है 220 मीटर पर सेकंड, टाइम यहाँ पे है 2 सेकंड। ठीक है, टाइम 2 सेकंड, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 220 × 2 मतलब 440 मीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका जो है वो बी ऑप्शन आपका सही, यहाँ पे वो सॉरी बी नहीं सी होगा, 440 मीटर जो आपका सही ऑप्शन होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला है कि वाटर फ्लोइंग ओवर स्टोन मेक्स देम स्मूथ ड्यू टू। जब पानी बहता है ना, आपने सुना होगा कि देखा भी होगा, जो पत्थर या तो चिकने हो जाते हैं, तो किसके कारण होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन एंड विस्कस। कौन से घर्षण की वजह से जो है वो होता है। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन बी होगा यहाँ पे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या सर्पी घर्षण की वजह से। ठीक है, अगला है साउंड कैन ट्रैवल थ्रू। साउंड कहाँ ट्रैवल हो सकती है, ग्लास ओनली, सॉलिड ओनली, लिक्विड ओनली एंड ऑल ऑफ 3। तो इसका देखो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, तो मीडियम आपको इसको तीनों मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका जो है डी ऑप्शन सही होगा। जहाँ मीडियम नहीं होगा वहाँ साउंड जो है ट्रैवल नहीं कर पाएगी। अगला है लाइटनिंग इज सीन बिफोर द क्या है, थंडर बिकॉज। बिजली पहले दिखाई देती है, आपको आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, अभी जो कुछ टाइम पहले जो मौसम ख़राब था तो आपने देखा होगा बिजली जो है पहले दिखती है, बट उसकी गरजने की आवाज़ होती है ना हमें बाद में सुनाई पड़ती है। क्यों हो ऐसा होती है, क्योंकि ब्राइटर होती है, हैवियर होती है, लाइट ट्रेवल्स बट साउंड कैन नॉट, या फिर साउंड स्लोअर देन लाइट। तो इसका जो है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, या जो क्वेश्चन नंबर 16 का होगा यहाँ पे डी होगा। साउंड की जो स्पीड होती है स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू उसके लाइट से। ठीक है, तो इसलिए जो हमें पहले क्या करती है, पहले मतलब हमें बिजली दिखाई देती है, गरजने की आवाज़ जो है बाद में सुनाई पड़ती है। अगला है साइज ऑफ एन एयर बबल राइजिंग इन अ वाटर। पानी के ऊपर जो है उठते बुलबुले का आकार डिक्रीजेज इंक्रीजेज सेम में वेरी। तो क्या है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो मतलब
17 है ना, 17, हाँ 17 में क्या होगा यहाँ पे, तो देखो ये जो बबल होता है ना, बबल राइजेज अपवर्ड, ठीक है, बबल जो ऊपर वो ऊपर आता है तो प्रेशर डिक्रीज, ड्यू टू लोअर प्रेशर बबल एक्सपेंड्स, तो क्या हो जाएगा इसमें इंक्रीजेज, ठीक है, क्योंकि जब जो बबल है ऊपर जाता है तो प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज कम होता है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, टू द लोअर प्रेशर, ड्यू टू लोअर प्रेशर बबल क्या करेगा आपका, एक्सपैंड करेगा, ठीक है, तो क्या होगा इन साइज में क्या होगा, इंक्रीज होगा उसका, तो 17 का क्या होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है विच इज़ नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी, इनमें से एनर्जी की कौन सी यूनिट नहीं है, जूल, कैलोरी, वॉट एंड इलेक्ट्रिक वॉट, तो क्या होगा यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन यहाँ पे वॉट होगा, ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री 20 सेकेंड, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू होता है टाइम ऑफ फ्लाइट जो फार्मूला होता है टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, तो यू कितना दिया है यहाँ पे, यू 20 मीटर पर सेकंड आपका, थीटा 45 डिग्री दिया है, जी की वैल्यू आप 10 मान के चलो, ठीक है, तो टी 2 × 20, फिर यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 इक्वल टू होता है 1/√2, अप्रॉक्सीमेटली कितना ये होता है 0.707, ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2.8 सेकंड के आसपास जो है आपका ये आंसर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका ये आपका, एक बार देखो एक क्वेश्चन आप फिर से सॉल्व कर लेंगे खुद से, ठीक है, सॉल्व करना, तो फिलहाल जो है आपका जो क्लोजेस्ट इसका ऑप्शन होगा क्या होगा, यहाँ पे 2 है ना, 3 होता शायद ज़्यादा सही होता, बट यहाँ पे कितना अभी 2 दिया है, तो 2 आप सही करो, 4 तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो फिलहाल तो 2 ही जो आपका सही ऑप्शन होगा यहाँ पे। अगला है 2 वायर्स इन ए पैरेलल टोटल रेजिस्टेंस, 2 तार समानांतर में तो कुल प्रतिरोध जो है वो कितना होगा, तो देखो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 21 ना, तो इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस दैन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा इसका जो आपका बी ऑप्शन सही होगा, लेस दैन द स्मॉलर। अगला है इन YDSC एस्लिट सेपरेशन इज हाफ, YDSC में दूरी आधी करने पर फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी आपसे जो है वो फ्रिंज विड्थ पूछे, तो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला जो होता है, या फ्रिंज विड्थ का जो फार्मूला होता है YD/d, तो इफ़ स्लिट सेपरेट से डी जो स्मॉल डी है ना, अगर बिकम हाफ कर दे तो बीटा डैश क्या आ जाएगा, तो यहाँ से जो बीटा डैश कितना आ जाएगा, 2 बीटा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हेंस फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो मतलब क्या फर्स्ट ऑप्शन जो आपका हो सही होगा। अगला है सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, नियत गति से वृत्तीय चाल में वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, ओनली मैग्नीट्यूड कांस्टेंट एंड फोर्स अपोजिट, ठीक है, तो क्या होगा इसका सी होगा ओनली मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक है इफेक्ट है के ई डिपेंड्स, जो काइनेटिक एनर्जी होती है किस पे डिपेंड करती है, तो देखो जो फोटो इलेक्ट्रिक होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, तो जो के मैक्स का फॉर्मूला होता है के मैक्स इक्वल टू होता है h-φ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका जो सही ऑप्शन आपका बी होगा फ्रिक्वेंसी, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है जो इंसिडेंट लाइट की है, तो जितनी ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आज हमने मतलब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, इसमें लगभग जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और इनके एग्जाम में भी आने की पॉसिबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो इन क्वेश्चंस को आप काफ़ी ध्यान से करना है, बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में काम आने वाला है। बाकी इसका जो PDF है उसको मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा, ठीक है, बाकी आप फार्मूला शीट के लिए आप जो है ऐप को डाउनलोड कर लो, ऐप पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट में फार्मूला शीट जो है वो अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से इसको पढ़ सकते हो, और बाकी टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो जाके टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो। आज जो टेस्ट सीरीज होगी वो वीकली टेस्ट सीरीज है, सैटरडे को होती है, फ्री होती है, ठीक है, तो आप फ्री वाली टेस्ट सीरीज भी जाके आप जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल जो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।